नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। तो लाख टके की बात में आज कौन कौन सी खबरें होंगी, सबसे पहले इसी पर नजर डाल लेते हैं। लाख टके की बात में आपको दिखाएंगे साईं पर संग्राम, हिंदू या मुसलमान, क्योंकि इसी विवाद में अब काशी के बाद लखनऊ के मंदिरों से भी साईं प्रतिमाएं हटाई जा रही हैं। इसके साथ ही बात करेंगे जाति पर घमासान सियासत में शैतान, क्योंकि आपको बता दें कि आखिर मायावती ने किसके लिए ईश्वर और किसके लिए शैतान वाली टिप्पणी की थी। वहीं बात होगी पीके की हुंकार, बदलेंगे बिहार, क्योंकि देश की सियासत में जन स्वराज पार्टी का शानदार आगाज हो चुका है। अगली खबर होगी हरियाणा की लड़ाई अमेठी पर क्यों आई, क्योंकि अब स्मृति ईरानी के बयान पर कांग्रेस की तरफ से तीखा पलटवार भी हुआ है। और आखिर में दिखाएंगे बापू का सपना मोदी कर रहे साकार, लेकिन सबसे पहले बात साईं प्रतिमा पर विवाद की। वाराणसी में साईं प्रतिमा का विवाद लखनऊ पहुंच चुका है और सनातन रक्षक दल के बाद अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने भी साईं की प्रतिमा के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने मंदिरों से साईं प्रतिमा हटाने का ऐलान किया है। हजरतगंज के मंदिर से साईं प्रतिमा हटाने के वक्त तर्क भी देखने को मिल रहा है। सनातन रक्षक दल के मुताबिक साईं बाबा का नाम चांद मियां है और साईं का कुछ वक्त मस्जिद में बीता था। तर्क ये भी है कि साईं की वेशभूषा मुस्लिम की तरह रही, यानी कि साईं बाबा भगवान नहीं बल्कि फकीर थे। विरोध करने वाले ये भी कह रहे हैं कि मंदिर में मृत मनुष्यों की मूर्ति वर्जित है और वेद पुराण में साईं का कहीं कोई जिक्र नहीं है। और इन्हीं तर्कों के साथ अब साईं प्रतिमा विवाद काशी से लखनऊ जा पहुंचा है। इसी पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। मंदिरों से साईं प्रतिमा हटाने का मामला वाराणसी से शुरू हुआ है, राजधानी लखनऊ तक पहुंच चुका है। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में बने एक मंदिर में साईं प्रतिमा को हटाने के लिए अखिल भारत हिंदू महासभा के कुछ लोग पहुंचे हुए हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी हमारे साथ है। हम इनसे पूछ लेते हैं कि आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। शिशिर जी, आखिरकार ये नौबत क्यों आ पाई? यहाँ कई वर्षों से ये साईं की प्रतिमा स्थापित है, इसकी पूजा हो रही है, अब अचानक क्या हो गया? लेकिन ऋषभ जी, ऐसा है कि ये हम करने वाले कोई नहीं है। असल में हमारे जो आराध्य हमारे प्रभु श्री राम, हमारे जो हनुमान जी, हमारी पे माँ भगवती के बराबर बैठा के जो साईं जी को बैठाया है, साईं उर्फ चांद मियां जो एक फकीर थे, उसको लेकर के हमारे शंकराचार्य जी जो हिंदू सनातन धर्म के पथ प्रदर्शक है, उनका आदेश आया है कि मंदिरों से हमारे इष्टों के बराबर इनको नहीं बैठाया जा सकता है। नहीं मानते निवेदन तो? कानून हम नहीं तोड़ेंगे, हम निवेदन करेंगे और उन पुजारियों को हम बताएंगे कि आप धर्म के पथ प्रदर्शक नहीं हो, आप और हम मठों से, हम अपने जो अखाड़ों से, हम शंकराचार्य के बताए पथ प्रदर्शकों से हम चलते हैं। तो एक पुजारी कभी भी शंकराचार्य जी से ऊपर नहीं हो सकता है। तो शंकराचार्य जी का सम्मान, उनकी बात का सम्मान क्रियान्वयन कराएगी हिंदू महासभा। आगे बढ़ते हैं। मायावती के शैतान वाले बयान पर यूपी की सियासत में एक बार फिर से घमासान मच गया है। मायावती ने जिस अंदाज में कांग्रेस और बीजेपी को निशाने पर लिया, संविधान और जाति का मुद्दा उठाया, अब मामला उससे एक कदम आगे बढ़ चुका है, क्योंकि इस विवाद में अब समाजवादी पार्टी और बीजेपी की भी एंट्री हो चुकी है। बीजेपी सबका साथ सबके विकास का नारा दे रही है, तो समाजवादी पार्टी मायावती को बीजेपी की बी टीम बता रही है। हरि का मतलब ईश्वर, हम तो ईश्वर की औलाद होगी तो बाकी लोग क्या शैतान की औलाद है? उत्तर प्रदेश टू हरियाणा, हरिजन शब्द पर मायावती के सख्त तेवर अब शैतान के शब्द बाण की शक्ल ले चुका है। मायावती भले ही हरियाणा के रण में हुंकार भर रही हो, लेकिन निशाने पर उत्तर प्रदेश के तमाम सियासतदान हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से संविधान के नाम जातिवाद का मुद्दा उठाया है, उसका असर न सिर्फ हरियाणा बल्कि उत्तर प्रदेश तक पहुँच चुका है। बार बार हरिजन इस्तेमाल कर रहे थे, तो मैंने उनको कहा कि एक तरफ तो आप जाति तोड़ने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप हरिजन कह रहे हैं। यदि हम इसको पॉजिटिव सेंस में लें तो हम तो हरि का मतलब ईश्वर, हम तो ईश्वर की औलाद होगी तो बाकी लोग क्या शैतान की औलाद है?
ये मैंने 1977 में जब मुझे उन्होंने ऑल इंडिया की तरफ से इनवाइट किया तो ये मैंने वहां पर बोला था। मायावती ने SC/ST समुदाय के लिए हरिजन शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ये शब्द अपमानजनक है। उन्होंने कहा कि 1997 के एक सम्मेलन में उन्होंने हरिजन शब्द का प्रयोग करने के लिए सार्वजनिक रूप से आलोचना की थी। ऐसे में जाति आधारित भेदभाव को खत्म करते हुए संविधान के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। मायावती ने अपने संबोधन में कहा कि संविधान विरोधी बीजेपी और संविधान बचाने के नाम पर आरक्षण खत्म करने का प्लान बना रही कांग्रेस के खिलाफ दलित समाज में और अन्य पिछड़े वर्ग में जबरदस्त गुस्सा है। भाजपा कांग्रेस की गलत नीतियों का परिणाम आज हर वर्ग परेशान है। नौकरियों में निजीकरण के माध्यम से आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। ये सभी फूट डालो राजनीति करो नीति पर चलकर दलित समाज को बांटने की कोशिश करते हैं। अब मायावती के इसी बयान पर संग्राम छिड़ चुका है। जब आरएसएस बीजेपी कमजोर पड़ती है, मदद करने के लिए बहन जी का कोई न कोई रास्ता सामने आ जाता है। जाति जातिवाद भारत के समाज का दंश है और हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में एक दलित नौजवान को अगर शादी करनी है तो पुलिस फोर्स लगाई जाती है क्योंकि कुछ लोगों को घुड़चड़ी पसंद नहीं है। एक और जब देखा है समाजवादी पार्टी की सरकार में, कांग्रेसों की सरकार में हमेशा से दलितों के साथ उत्पीड़न किया गया, उनकी जमीनों को छीनने का काम किया, यहाँ तक कि दलित समाज के प्रमोशन के आरक्षण पर भी रोक लगाने का काम किया, बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़वाने का काम किया, बाबा साहब के पार्कों को तोड़वाने का काम किया। और आज देश की जनता और प्रदेश की जनता और दलित समाज और पिछड़ा समाज ये समझ रहा है कि कौन किसके साथ है, कौन उसकी मूलभूत सुविधाओं से उसको लाभान्वित करने का काम किया और किसने उन मूलभूत सुविधाओं से उनको दूर रखने का काम किया। मायावती न सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस को संविधान विरोधी बता रही हैं, बल्कि एनडीए और इंडिया गठबंधन के तमाम दलों पर जाति की राजनीति का ठप्पा भी लगाती रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, खुद को दलितों और अल्पसंख्यक की हितैषी बताने वाली पार्टी बीएसपी क्या जाति के नाम पर वोट बैंक की राजनीति नहीं करती? क्या मायावती का फोकस सिर्फ दलितों पर नहीं रहता? अब इन सवालों के जवाब सिर्फ बीएसपी के पास है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रशांत किशोर बीते काफी लंबे समय से बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं और आखिरकार प्रशांत ने आज अपने राजनीतिक दल जन स्वराज पार्टी का ऐलान कर दिया और इस मौके पर उन्होंने सबसे पहला वादा किया, अगर उनकी सरकार बनी तो बिहार में शराब बंदी हटाएंगे और शराब से आने वाले टैक्स का पैसा अगले 20 साल तक नई शिक्षा व्यवस्था बनाने के लिए खर्च करेंगे। लेकिन इन सभी वायदों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बिहार की राजनीति में जातिवाद से अलग प्रशांत किशोर आरजेडी और जेडीयू के लिए चुनौती खड़ी कर सकते हैं? सवाल तो ये भी है कि क्या बिहार की बेहद कठिन सियासी पिच पर बैटिंग कर पाना प्रशांत किशोर के लिए आसान होगा? इसी पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। अपने जीवन काल में हम लोग ऐसा बिहार बनाएंगे, देश दुनिया में कोई आदमी बिहार और बिहारी को गाली नहीं दे पाएगा। देश की सियासत में एक और नई पार्टी का उदय हो चुका है। पीके यानी प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी की आवाज दिल्ली तक पहुंचा रहे हैं और नारा जय बिहार का लगा रहे हैं। मानवता से आगे बढ़कर कोई बात नहीं है। गांधी जयंती के दिन प्रशांत किशोर अपने जन स्वराज का औपचारिक ऐलान कर चुके हैं और इसी के साथ बिहार में तमाम सियासी दलों की चिंता भी बढ़ा चुके हैं, क्योंकि जन स्वराज की सभा में जो भीड़ उमड़ी वो बड़े बड़े सियासतदानों को सोचने पर मजबूर कर देगी। जय बिहार जय जय बिहार का नारा क्यों लगता है? ये इसलिए लगता है कि आप वो समूह है जिसने तय किया है कि अपने जीवन काल में हम लोग ऐसा बिहार बनाएंगे कि देश दुनिया में कोई आदमी बिहार और बिहारी को गाली नहीं दे पाएगा। आपका परिचय ठीक है ना? तो जन स्वराजी कौन हुआ? जो चाहता है कि बिहार का पुराना गौरव, ये ज्ञान की भूमि, लोकतंत्र की जननी,
आपके हमारे माँ बाप और पूर्वजों की इस जमीन को का जो गौरव वापस लाने के लिए संकल्पित लोग हैं, ये उनकी सभा है। प्रशांत किशोर बिहार और बिहारी की बात करते हैं, बच्चों के भविष्य और पलायन की बात करते हैं, बिहार में उद्योग और रोजगार की बात करते हैं। इसीलिए प्रशांत किशोर बाकी जातिवादी पार्टी से बिल्कुल अलग अपने एजेंडे पर आगे बढ़ रहे हैं। पीके ने बिहार में शराबबंदी को बड़ा मुद्दा बनाया। सरकार बनी तो तुरंत शराबबंदी खत्म करने का ऐलान कर चुके हैं। नकली शराब पीने से मौत के आंकड़े गिना रहे हैं। बिहार में बेरोजगारी और पलायन की बात कर रहे हैं और गरीबी, भुखमरी, शिक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं। यानी बिहार की राजनीति में जातिवाद से अलग प्रशांत किशोर ने जिन जिन मुद्दों को उठाया है, उससे तो यही लगता है कि आरजेडी और जेडीयू के लिए जन सुराज पार्टी चुनौती बन सकती है। ये वामपंथी है कि दक्षिणपंथी है? यहां पर तो समाजवादी भी आए हैं, गांधीवादी भी आए हैं, बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले लोग भी जुटे हैं और भाजपाई भी संघ में जाने वाले लोग भी जुटे हैं। 5 टाइम नमाज पढ़ने वाले मुसलमान भी आए हैं और शाखा चलाने वाले शख्स भी आए हैं। तो हम लोग की विचारधारा क्या हुई? जन सुराज की विचारधारा जो महात्मा गांधी ने जो बात बताई, जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने सिखाया, जो बाबा साहब अंबेडकर ने बताया, जन सुराजियों क्या विचारधारा हुई मानवता। मानवता से आगे बढ़कर कोई बात नहीं है। प्रशांत किशोर के साथ एक मजबूत पक्ष ये भी है कि वो बीजेपी, जेडीयू और कांग्रेस समेत कई दलों के लिए चुनावी रणनीति बना चुके हैं। इसीलिए वो इन राजनीतिक दलों के कामकाज के तरीके को समझते हैं। लेकिन चुनौती ये है कि बिहार में पिछले लगभग 35 सालों से आरजेडी और जेडीयू का दबदबा रहा है। इसके अलावा बीजेपी भी राज्य में बड़ी राजनीतिक ताकत है। ऐसे में बिहार की बेहद कठिन सियासी पिच पर बैटिंग कर पाना प्रशांत किशोर के लिए इतना भी आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात हरियाणा कांग्रेस के सीएम फेस पर मचे घमासान की, जिसमें स्मृति ईरानी की भी अब एंट्री हो चुकी है। दरअसल स्मृति ईरानी कांग्रेस की दलित नेता कुमारी शैलजा को सीएम फेस बनाने की बात कह रही थी, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत ने उन्हें अमेठी में घेर लिया। सुप्रिया श्रीनेत ने न सिर्फ स्मृति ईरानी को अमेठी में हुई करारी हार की याद दिलाई, बल्कि सीएम फेस को लेकर तंज भी कसा। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कि कैसे हरियाणा की लड़ाई अब यूपी तक आ चुकी है। समाज को इकट्ठा रखना है। हरियाणा में कुर्सी की लड़ाई अमेठी वाया यूपी पहुंच चुकी है। सीएम पद पर सियासी तकरार में अब आर पार की लड़ाई छिड़ चुकी है। समाज को इकट्ठा रखना है, जिसमें एक तरफ कांग्रेस की दलित नेता कुमारी शैलजा है, तो दूसरी तरफ सुप्रिया श्रीनेत और स्मृति ईरानी। कभी कभी हमारे शेर थोड़ा थोड़ा लड़ जाते हैं एक दूसरे से, फिर मेरा काम शेरों को एक साथ खड़े करने का है। तो ये शेरों की पार्टी है, ये किसी से नहीं डरती है। और हमारे जो कार्यकर्ता हैं, शेर हैं, टाइगर हैं। दरअसल हरियाणा कांग्रेस में ज्यादातर नेता खुद को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बता रहे हैं। दावेदार नंबर 1 भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दावेदार नंबर 2 रणदीप सिंह सुरजेवाला और दावेदार नंबर 3 कांग्रेस की बड़ी दलित नेता कुमारी शैलजा। अब इसी कश्मकश पर जब स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर निशाना साधा, तो पलटवार सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से आया और बात हरियाणा से निकलकर अमेठी तक पहुंच गई। अगर कांग्रेस पार्टी इतनी दलित हितैषी है तो शैलजा जी को मुख्यमंत्री के कैंडिडेट के नाम पर घोषित क्यों नहीं करते? जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर खटाखट वादे तो बहुत हुए, लेकिन आज तक वादों की पूर्ति नहीं हुई।
ऐसे वादों के चलते उन प्रदेशों में जहां पर कांग्रेस ने ये वादे किए, जनता की तिजोरी जरूर खाली हुई है। सबसे पहले तो उनका अग्रिम साधुवाद हमारी सरकार बनाने का, दुनिया को बताने के लिए। पहली बात, स्मृति जी हमारे बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, किशोरी लाल शर्मा जी, जो राहुल जी के साथ उन्होंने लंबा काम किया। जब वो उनके खिलाफ चुनाव लड़ने गए तो स्मृति जी ने कहा ये क्या चपरासी भेज दिया। उसी व्यक्ति ने उनको पटखनी दे दी और 1-2 वोटर से नहीं 1,63,000 से हरा दिया। तो स्मृति ईरानी जी का अभी थोड़ा सा उनको मन और मस्तिष्क पर गहरा आघात लगा है। दरअसल हरियाणा कांग्रेस में सीएम फेस का विवाद कुमारी शैलजा को लेकर है। कहा जा रहा है कि टिकट बंटवारे और अपनी अनदेखी को लेकर वो पार्टी से नाराज हैं। यही वजह है कि उनको लेकर डैमेज कंट्रोल के जो दावे कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे हैं उनमें भी पेच है। और ये पेच इसलिए है क्योंकि कुमारी शैलजा भी समझौते के मूड में दिखाई नहीं दे रही। यानी जो लड़ाई हरियाणा कांग्रेस के अंदर छिड़ी है, अब उसमें अमेठी इफेक्ट के बाद मामला उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुका है, क्योंकि स्मृति ईरानी सवाल खड़े कर रही हैं सीएम कैंडिडेट पर और उन्हें जवाब मिल रहा है लोकसभा चुनाव में मिली हार पर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सफाई अभियान में पूरा देश जुटा है। यूपी के हर जिले में सफाई अभियान चलाया जा रहा है और स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम 10 साल में कैसे जन आंदोलन बन गई, उसकी झलक हम आपको दिखाते हैं। महात्मा गांधी का सपना और 125 करोड़ जनता के भरोसे पीएम मोदी ने 2014 में जिस स्वच्छ भारत मिशन अभियान की शुरुआत की, वो देखते ही देखते जन आंदोलन बन गया। स्कूल, कॉलेज, सार्वजनिक स्थल, पर्यटन स्थल, नदी, नाले, सड़क, समंदर, हर जगह सफाई अभियान का असर दिखने लगा, जो आज तक दिख रहा है। हर साल 1 महीने का विशेष सफाई अभियान चलाया जाने लगा, जिसमें बड़े से बड़े नेता और छोटे से छोटे बच्चों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। इसी के तहत देवरिया में 155 घंटे का महासफाई अभियान चलाया गया, जिसमें देवरिया के बीजेपी सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने खुद झाड़ू लगाकर लोगों को सफाई का संदेश दिया। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में ही स्वच्छ भारत का अभियान की घोषणा की थी। देवरिया के बस स्टैंड पे और हम लोग सफाई अभियान कर रहे हैं। 155 घंटे का जो अभियान चल रहा है उसमें सब लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं और यही सबके प्रयास है, सबके विकास का मंत्र है। उन्नाव में भी स्वच्छता पखवाड़े के तहत जगह जगह सफाई अभियान चला, जिसमें यूपी सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह ने कई जगहों पर सफाई अभियान चलाया। सांसद साक्षी महाराज के साथ विधायक और जिले के अधिकारी भी मौजूद रहे। वाराणसी में भी स्वच्छता अभियान के तहत लोग सड़कों पर उतरे। स्कूली बच्चे पीएम मोदी के स्वच्छता संकल्प को उनके कर्म भूमि पर पूरा करते नजर आए। वक्त में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के एक सरकारी स्कूल पर हूं, जहां आप ये देखिए जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो किस तरीके से अपने स्कूल को साफ कर रहे हैं। और यही शायद उद्देश्य था पीएम मोदी का कि स्वच्छता एक व्यक्ति तक, एक घर तक या एक शहर तक सीमित ना हो, ये हर किसी के जीवन में जरूरी हिस्सा हो जाए। और इसीलिए आप ये देखिए ये छोटे छोटे बच्चे, स्कूली बच्चे अपने स्कूल को स्वच्छ कर रहे हैं। यहाँ पर जो नमामि गंगे से राज शुक्ला जी हैं। राज जी, किस तरीके का ये स्वच्छता अभियान चल रहा है इस वक्त? देखिए, स्वच्छता ही सेवा हमारे लिए समृद्धि और शांति का मूल मंत्र है और इसी को लेकर के स्वच्छता ही सेवा जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अभियान चलाया और आज वह जन आंदोलन बन गया है। रामनगरी अयोध्या में भी 155 घंटे का महा स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें नगर निगम के सभी 60 वार्डों में साफ सफाई की गई और लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया गया। नगर निगम अयोध्या द्वारा 155 घंटे का अभियान संपूर्ण घाटों की सफाई, धार्मिक स्थलों की सफाई, विरासत स्थल, मलिन बस्तियां इत्यादि सभी पैरामीटर्स पर काम करते हुए युद्ध स्तर पर दिन रात कार्य कराया जा रहा है। कानपुर में इस अभियान के तहत शहर की सभी प्रमुख बाजारों, प्रमुख मार्ग और गलियों की साफ सफाई की गई। कानपुर को साफ सुथरा बनाने के लिए अधिकारी कर्मचारी दिन रात सफाई अभियान में जुटे। 251 घंटे के सफाई अभियान में मोहल्ले मोहल्ले, गली गली सुबह 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक सफाई अभियान चलाया जा रहा है। कानपुर के सभी 110 वार्डों में महापौर, नगर आयुक्त
की अगुवाई में यह अभियान चल रहा है और शहर को साफ सुथरा बनाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। मैं इस समय खड़ा हूँ शूटरगंज में। यहाँ पर आज सुबह 6 बजे से यहाँ कर्मचारी सफाई अभियान में लगे हुए हैं और सालों से जमा कूड़ा यहाँ से हटा रहे हैं। गाजियाबाद में स्वच्छता के साथ पीएम मोदी के RRR मंत्र यानी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल का भी संदेश दिया जा रहा है, जहां राजापुर ब्लॉक के जलालाबाद गांव में रिसोर्स रिकवरी सेंटर बनाया गया है, जिसमें कचरों का रिसाइकल कर कंपोस्ट बनाया जा रहा है। गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके में जलालाबाद एक गांव पड़ता है। कहने को महज एक गांव है, लेकिन यहाँ जो चीजें होती हैं वो खुद आपको हैरान कर देने वाली हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल हम खड़े एक RRC सेंटर पर और इस सेंटर पे किस तरीके से जो वेस्टेज है जो ह्यूमंस के द्वारा बनाया जाता है, उस वेस्टेज को किस तरीके से पूरी तरीके से यूज किया जाता है। यहाँ तमाम चीजें आप देख सकते हैं। यहाँ चाहे कंपोस्ट खाद बनाई जाए, चाहे कैंचुओं को लेकर बनाई जाए, चाहे जो डिस्पोजल गिलास होते हैं या प्लास्टिक की बोतल्स होती हैं या कांच की बोतल्स होती हैं, उन सभी का यहाँ पर यूज किया जाता है